नमस्कार दोस्तों। रहस्यमय दुनिया जाल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। तो आशा है कि ये कहानियाँ आपको पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। वर्ष 1969 में एक परिवार में अजीब घटना से सबको हिलाकर रख दिया था। ये किस्सा काफी पुरानी है पर है बहुत डरावनी, और आज मैं आपको ये किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। किसी गांव में सुगंधा नाम की एक औरत रहती थी जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, और वो अपने पति तथा बच्चे के साथ उसी गांव में अपना जीवन सामान्य रूप से व्यतीत कर रही थी। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। वह यूं था कि एक रात गांव में बहुत तेज आंधी आई। आंधी इतनी तेज थी कि कहीं के झोपड़े उड़ गए, बड़े बड़े पेड़ टूटकर इधर उधर बिखर गए। गांव में हर व्यक्ति को हानि हुआ। किसी के घर टूट गए तो किसी के फसलों को नुकसान हुआ। आंधी जब शांत हुई और जब सुबह हुई तो गांव का हाल बेहाल हो गया था। सब कुछ तबाह हो गया था। आज तक इससे पहले ऐसी तेज आंधी कभी नहीं आई थी उस गांव में। जिनके जिनके सामान बर्बाद हुए उन्होंने काफी विलाप किया, क्योंकि उनका बहुत कुछ बर्बाद हो चुका था। एक बात अजीब थी कि गांव में थोड़ा बहुत हर किसी का हानि हुआ, पर सुगंधा के घर को एक आंच तक नहीं आई, जो कि ये एक अजीब बात थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद जब सब कुछ गांव में सामान्य होने लगा, तभी सुगंधा ने एक अजीब सी बात गौर फरमाई। एक दिन सुगंधा तेज धूप में जब घर से बाहर निकली तो उसने गौर किया कि उस कड़ी धूप में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर जब वो उसी धूप चलते हुए अन्य व्यक्ति को देखी तो उसे यकीन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति की परछाई तो सामान्य रूप से बन रही थी, पर सुगंधा की परछाई बिल्कुल नहीं बन रही थी। सुगंधा बहुत घबरा गई कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि मेरे परछाई ही नहीं बने। उसने जब ये बात अपने पति को बताई तो उन लोगों को सुगंधा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब सुगंधा अपने साथ धूप में ले जाकर ये दिखाती तो उनके होश उड़ जाते। सचमुच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। सुगंधा एवं उसके पति ने यही सोचा कि इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने देनी चाहिए, वरना गांव वाले उन्हें शायद डायन समझ जाने से मार देते, और इसी डर से उन्होंने इस बात को किसी को भी नहीं बताई। सुगंधा ने इस बात को औरों से तो छुपा ली, पर अपने आप में घुट रही थी। सुगंधा की रातों की नींद उड़ गई थी। उसे हर वक्त ऐसा लगता था कि उसके शरीर से प्राण निकल गए हैं। दिन में तो सुगंधा की परछाई नहीं बनती थी, पर रात के अंधेरे में उसे कई सारी परछाई अपने आसपास घूमती हुई नजर आती थी। सुगंधा को लगा कि आखिर इतनी सारी परछाई किसकी है। ये जानने के लिए वो अपने आंखों को छूने लगी। तभी वह मौजूद सारी परछाई भी अपनी आंखों को छूने लगी, और वह मौजूद सारी परछाई सुगंधा की ओर बढ़ने लगी। और उन सबको अपनी ओर बढ़ते देख सुगंधा डर से बेहोश हो गई। पर तभी वहां उसके पति आकर सुगंधा को बेहोश देखकर उसके चेहरे पे पानी की छींटे मारते हैं, जिससे सुगंधा होश में तो आ जाती है। होश में आने के बाद वो सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद वे लोग फैसला लेते हैं कि कल रात वो इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। कहावत है कि दीवार की भी कान होती है, और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई। पता नहीं कैसे इस बात की भनक गांव वालों को लग गई, और अगली ही सुबह सभी गांव वाले एकजुट होकर सुगंधा के घर आ धमके। उन्होंने सुगंधा से कहा कि तुम बाहर आओ और इस धूप में खड़ी हो जाओ, और ये अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। सुगंधा डर से रोने लगी। वो जानती थी कि आज उसकी मौत तय है। लोगों ने उसे धूप में खड़ा किया तो देखा कि सच में उसकी परछाई नहीं बन रही थी। वहां मौजूद सारे गांव वालों के होश उड़ गए। वे सब समझ गए थे कि ये कोई डायन है। उन्होंने सुगंधा को जान से मारने का फैसला किया, और गांव वालों ने
उसे जिंदा जमीन में दफन करने का फैसला किया। सुगंधा रो रो कर यही कहे जा रही थी कि मैं कोई डायन नहीं हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। पर गांव वालों ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। विरोध करने पर उसके पति को भी लोगों ने काफी मारा। फिर उसी रात उस गांव में बहुत तेज आंधी आई, सब कुछ टूटकर इधर उधर बिखर गए। पर तभी सुगंधा के पति सुगंधा की कब्र के पास पहुंच गए और उसे खोदने लगे। तेज आंधी में उस कब्र को खोदना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि धूल मिट्टी उड़कर आंखों में पड़ रहे थे। पर वे लगातार उस कब्र को खोदे जा रहे थे। थोड़ी ही देर में सुगंधा की लाश उन्हें दिखी और उन्होंने उसे उस कब्र से बाहर निकाल लिया। उन्होंने देखा कि सुगंधा की सांसें अभी तक चल रही थी, इसीलिए वो जीवित थी। और अचानक वो उठ खड़ी हुई। ये देख सुगंधा के पति के होश उड़ गए। उन्हें लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मैं तो उसकी लाश को यहाँ से लेकर जाना चाहता था, पर सुगंधा तो मुझे जीवित मिल गई। उन्होंने उसी रात इस गांव को छोड़कर जाने का फैसला किया और जाते जाते सुगंधा ने यह श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव पे आत्माओं का डेरा होगा, जो एक एक कर हर व्यक्ति को मार डालेगा। और आज भी वो गांव वीराना पड़ी है, सब कुछ तबाह हो गया और किसी को भी ये नहीं पता चला कि आखिर सुगंधा अपने पति एवं बच्चे के साथ कहाँ चली गई, जो कि अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। मैं केरल से हूँ, जो निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र में भगवान का अपना देश के रूप में जाना जाता है और राज्य सरकार इसे ब्रांड बनाती है। यह घटना बहुत पहले हुई थी, लगभग 19 साल पहले। मैं अपनी प्री डिग्री कर रहा था, या आप उसे +2 या हाई स्कूल कह सकते हैं, इसीलिए मुझे तारीख बिल्कुल भी याद नहीं है। केरल में, और मुझे लगता है कि अधिकांश भारत में, बिजली की बहुत सारी परेशानी है, जिसे लोड शेडिंग कहा जाता है, जिसे विद्युत वितरण नेटवर्क की स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। लगभग 9:30 बज रहे होंगे और लोड शेडिंग प्रक्रिया में था। मैं लिविंग रूम में बैठा था, एक पत्रिका पढ़ रहा था। मेरे पिताजी भी वहीं थे, एक उपन्यास पढ़ रहे थे वो। मेरी बहन अपने बेडरूम में थी। मेरी सबसे छोटी बहन उस समय एक 5 साल की छोटी बच्ची थी। मास्टर बेडरूम में वो सो रहा था और मेरी सौतेली माँ रसोई में थी। अचानक कॉल बेल का डोर बजने लगी। मेरे पिताजी दरवाजा खोलने के लिए उठे, तो मैं भी ये देखने के लिए उठा कि कौन आया है, पर वहां कोई भी नहीं था। हमें ये थोड़ा अजीब लगा। हमारे पास डॉबरमैन प्रिंसर ब्रीड का एक पालतू कुत्ता था, जो थोड़ा सनकी था, जिसे हमारे साथ खेलने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर छलांग लगाने की आदत थी। लेकिन इस समय सभी कुत्ते अपने केनेल्स में थे और कूद नहीं सकते थे। संयोग से फिर किसी ने घंटी को बजाया। फिर मेरी बहन और मेरी सौतेली माँ ने पूछा कि घंटी किसने बजाई है। ये तब हुआ जब हमने महसूस किया कि बिजली तो है ही नहीं, बेल कैसे बज सकता है, वो भी बिना लाइट के। ये डराने वाला था। मेरे पिताजी, जो नास्तिक है, या आप उन्हें एक शांत दिमाग वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं, मसाल लेकर घर के चारों ओर घूमने लगे, पर उन्हें कोई भी नहीं मिला। हमारे घर का मेन गेट भी बंद था। इस समय तक हम सब काफी डर गए थे और घर के अंदर ही रहने का फैसला किया। बिजली आने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इस घटना को कभी भूल नहीं पाया, जो 19 साल पहले हुई थी। क्या यह स्थैतिक करंट था या कुछ और, मुझे पता नहीं, लेकिन ये निश्चित रूप से डरावना था। तो दोस्तों, आपको ये दूसरी कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। लगभग 2 साल पहले मैं अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने कसौली गया था। कसौली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। कसौली हिल स्टेशन के साथ साथ विशेष रूप से भूतिया होने के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए
स्वाभाविक रूप से जब हमने वहां जाने का फैसला किया तो मैं किसी तरह से भूतिया अनुभव होने को लेकर उत्साहित था। हमारी यात्रा छोटी और अच्छी होने वाली थी और हमें वहां 3 रात तक रुकना था। हमने कसौली क्लब में 2 सेल बुक किए जो वर्ष 1880 में बनाए गए थे और उनमें 2001 में एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें पूरी जगह जलकर राख हो गई थी। हालांकि इसका जल जाना वास्तव में दुखी करने वाला था, फिर भी मैं यहाँ वहाँ कुछ परछाई या भूतों की आवाज़ सुनने को लेकर उत्साहित था। वहाँ हमारा रुकना बेहद आरामदायक था। सिर्फ सुबह में बेतरतीब ढंग से बंदरों का छत पर कूदना और आवारा कुत्तों का भौंकना छोड़ के मैं अपनी पिछली रात को लेकर काफ़ी निराश था, लेकिन मन ही मन मुझे राहत भी मिली थी कि मुझे कुछ अजीब देखने को नहीं मिला। हमने सनराइज का फोटो क्लिक करने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी उठने का प्लान किया। अगली मॉर्निंग एकदम सुबह के समय पापा हमें जगाने के लिए हमारे सेलों में आ गए। मैं और मेरी बहन बिस्तर से बाहर निकल गए और रेडी होकर अपने आप को शॉल में लपेटकर बर्फीले हवा के बाहर चले गए। मैं अपने मम्मी और भाई को ढलान वाली सड़क में सबसे आगे निकलते हुए देख सकता था, जबकि पापा अपना डीएसएलआर इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। मैं अपने सेल के दरवाजे के पास ही खड़ा था, जबकि मेरी बहन हमारे कॉटेज के पीछे ही छोटे से जंगल की ओर जाने लगी। मेरी बहन ने अपना स्मार्टफोन निकाल लिया और उगते सूरज की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। जहां हम खड़े थे वहां से सूरज को देख पाना थोड़ा मुश्किल था। मैं सिर्फ चीड़ के पत्तों को देख पा रहा था जो सूरज को ढके हुए थे, जबकि मैं उसी दिशा में उसके फोन के कैमरे से लिए गए कई शॉट्स की आवाज सुन सकता था। अचानक मैंने 2 तेज आवाज सुनी और कुछ बंदरों को छत पर भागते हुए देखा। मेरी बहन जो मुझसे कुछ दूर खड़ी थी वो भी इस आवाज के कुछ सेकंड बाद मुड़ी और बोली, चलो वापस चलते हैं। मुझे लगा कि वो बंदरों से डर गई और जल्दी से वापस सेल में चली गई। जब वो अंदर गई तो वो थोड़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसे पूछा, क्या तुमने वो सुना? उसने कहा, हाँ, लेकिन मुझे तुमको कुछ बताना है। उसको सुनकर नर्वस और उत्साहित टोन में मैंने पूछा, क्या हुआ, बताओ। जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तभी मैं तुमको बताऊंगी, उसने गंभीरता से कहा। मैंने उसके बात बताने के लिए मजबूर नहीं किया और धैर्यपूर्वक 2 घंटे इंतजार किया। जब हम होटल चेकआउट कर निकल आए और कसौली से बाहर निकलने के बाद मैंने उसे पूछा वहाँ क्या हुआ था। उसने कहा, मैंने तस्वीर में कुछ देखा है, मुझे फिर से चेक करने दो। मैं अपनी त्वचा पर उभरे हुए रोंगटे को महसूस कर सकती थी। इतना कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और अपनी गैलरी से देखा। हाँ, ये वहाँ है, उसने एक तीखे मुस्कान के साथ कहा और फोन मुझे दे दिया। मैं उससे उलझन भरी नजर से देखता रहा। जब मैंने उसका फोन पकड़ा मैंने तस्वीर को देखा और ये वहाँ था, कसौली जाने से पहले मेरे उत्साह का कारण और अब में डर का कारण। जंगल की गहरी नीली बैकग्राउंड और सूरज की हल्की सी रोशनी में जहां हम थे वहां से लगभग 10 फीट दूर एक महिला की ठोस सफेद आकृति दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानियां कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आपको रोज़ मिलता ही रहे और ऐसे ही कहानियाँ मैं रोज़ आपके लिए लेकर आता ही रहूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।